धनपुर गांव में गर्मी ने कहर मचा रखा था। हर कोई गर्मी की वजह से परेशान था। सूरज सुबह निकलते ही आग बरसाने लगता था और दोपहर होते होते तो ऐसा लगता था मानो आसमान से अंगारे गिर रहे हों। खेत सूखने लगे थे, कुएं और तालाबों का पानी भी कम होता जा रहा था और जानवर भी गर्मी से बेहाल होकर इधर उधर छाया ढूंढते फिरते थे। उसी गांव में नंदू रहता था। नंदू अपनी झोपड़ी के सामने वाले पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी उम्र तो अभी 40 की ही थी, लेकिन गरीबी और कड़ी धूप ने उसके चेहरे पर झुर्रियों का ऐसा जाल बुन दिया था कि वो 60 का दिखता था। हे ईश्वर, क्या इस बार सावन का रास्ता भूल गए हो? ये गर्मी कैसा कहर बरसा रही है। हर कोई इस गर्मी से परेशान है। अभी तो सुबह ही हुई है और इतनी गर्मी पड़ रही है कि जीना दुश्वार हो रहा है। तभी घर के भीतर से कराहने की आवाज आती है। ये फूलमती थी, नंदू की अर्धांगिनी। वो पिछले 3 दिनों से लू की चपेट में थी। दोपहर में घर तवे की तरह तपने लगता था। अंदर की उमस इतनी भयानक थी कि स्वस्थ आदमी का दम घुट जाए। नंदू, ओ नंदू, थोड़ा पानी, गला सूख के काटा हो गया है। नंदू झट से उठा और कोने में रखे मिट्टी के मटके के पास गया। उसने मटके को हिलाया तो मटका खाली था। सुबह हीरा जो 2 लोटा पानी लाया था वो फूलमती के माथे पर पट्टी रखने में ही खत्म हो गया। नंदू का अपना हलक भी सूखा हुआ था। धैर्य रख फूलमती, अभी हीरा को ठाकुर बद्री प्रसाद के कुएं पर भेजा है। वो आता ही होगा। हमारे कुएं का पानी तो कल ही पाताल चला गया। अब तो बस पत्थर बचे हैं वहाँ। गांव का सार्वजनिक कुआं सूख चुका था। अब पानी का एक ही सहारा था, ठाकुर बद्री प्रसाद का निजी कुआं, जहां से नीची जाति और गरीबों को पानी लेना एक युद्ध जीतने जैसा था। नंदू घर के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया और उस तपती धूप में अपने बेटे की राह देखने लगा। तभी उसका बेटा हीरा हाथ में मटका लिए नंगे पांव भागता हुआ आ रहा था। वो नंदू के पास आकर कहता है, बापू, बापू, ठाकुर जी के कारिंदे ने बहुत डांटा। कहने लगा, रोज रोज यहाँ मुंह उठाए चले आते हो, हमारे कुएं का पानी कम हो रहा है। उसने मुझे कुएं से पानी नहीं लेने दिया। मैं चोरी छुपे ये थोड़ा सा पानी ले पाया। नंदू ने मटका देखा। मटके में थोड़ा सा पानी था। नंदू वो पानी अपनी पत्नी को पिला देता है। फूलमती देह अभी भी बुखार से भट्टी की तरह दहक रही थी। हीरा, तेरी माँ को तो अभी भी बहुत तेज बुखार है। पिताजी, माँ की हालत अब देखी नहीं जाती। बेटा, हाथ में एक धेला नहीं है। तेरी माँ का बुखार का इलाज कहाँ से करवाऊं? इसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। गर्मी केवल बाहर नहीं थी, पेट के अंदर भी भूख की आग धधक रही थी। सुबह से घर में चूल्हा नहीं जला था, जिससे नंदू और उसकी पत्नी का बुरा हाल था। तभी गांव के पटवारी साहब घोड़े पर सवार होकर नंदू के घर आते हैं। नंदू जल्दी से घर से बाहर आता है और पटवारी को झुककर सलाम करता है। पटवारी नंदू से कहता है, क्यों रे नंदू, सुना है तेरी मेड़ पर जो नीम का पेड़ है उसे काटने की सोच रहा है। याद रखना, बिना सरकारी कागज के कुल्हाड़ी चलाई तो जेल की हवा खाएगा। सरकार, वो पेड़ तो सूख गया है। सोचा था उसे बेचकर 2 जून की रोटी और फूलमती की दवा का इंतजाम कर लूंगा। फूलमती बहुत बीमार है। पेड़ सूखा है या नहीं ये हम तय करेंगे। फिलहाल तो तू ये देख कि लगान का समय आ रहा है। ये गर्मी तो अभी शुरू हुई है नंदू, असली तपिश तो जब होगी जब तू लगान देगा। पटवारी इतना कहकर अपने घोड़े को लेकर तेजी से निकल जाता है। नंदू वहीं खड़ा उससे देखता रह जाता है। नंदू को लगा कि ये गर्मी सिर्फ सूरज की नहीं है, ये उन लोगों की भी है जिनके पास सत्ता और पैसा है। वे सूरज से भी ज्यादा बेरहमी से गरीबों का खून सुखाते हैं। नंदू घर के अंदर जाता है। वो फूलमती के माथे पर हाथ रखता है तो देखता है कि वो बेहोश हो चुकी थी। अरे, ये तो फूलमती बेहोश हो चुकी है। मुझे कैसे भी करके जल्दी से जल्दी कहीं से पैसों का इंतजाम करना होगा, वरना इसकी हालत और ज्यादा खराब हो सकती है। नंदू जल्दी से और एक बार फिर ठाकुर बद्री प्रसाद की हवेली की ओर चल पड़ता है। नंदू को पता था कि वहां जाना अपनी गर्दन फंदे में डालने जैसा है, पर फूलमती की उखड़ती सांसें उसे रोक नहीं पा रही थीं। नंदू बद्री प्रसाद की हवेली पर पहुंच जाता है। नंदू को अपने घर पर देख ठाकुर बद्री प्रसाद कहता है, क्यों रे नंदू, इस तपती दोपहरी में यहाँ कैसे भटका रहा है? तुझे तो इस वक्त अपने उस सूखे खेत में कुदाल चलानी चाहिए थी, ताकि अगली फसल के लिए जमीन तैयार हो सके। महाराज, खेत तो जलकर राख हो गया,
धरती ऐसी फटी है जैसे किसी का कलीजा। पर मैं यहाँ खेत के लिए नहीं आया। फूलमती की जान संकट में है। 3 दिन से बुखार नहीं उतरा। लू लग गई है उसे। लू लग गई है तो प्याज रगड़, मिट्टी का लेप लगा। यहाँ क्यों आया है? क्या मैं कोई हकीम हूँ? नहीं महाराज, आप तो हमारे अन्नदाता हैं। वैद्य जी कहते हैं कि बिना 5 रुपयों के वो हाथ नहीं लगाएंगे, और घर में एक धेला नहीं है। महाराज, 5 रुपए उधार दे दें तो फूलमती बच जाएगी। मैं आपकी अगली 2 फसलें आपके खलिहान में डाल दूंगा। 5 रुपए उस जमाने में एक गरीब किसान के लिए पहाड़ जैसे थे। ठाकुर जानते थे कि नंदू पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। वो नंदू से कहने लगा, नंदू तू पुराना असामी है, इसलिए मना नहीं करूंगा, पर देख जेठ का महीना है, रिस्क बहुत है। रुपया पैसा तो पेड़ पर नहीं उगता। अगर मैं तुझे 5 रुपए देता हूँ तो तुझे बदले में कुछ तो करना होगा। मेरा पिछला पिछड़ा हुआ बाग देखा है तूने? वहां पत्थर और कंकर भरे पड़े हैं। कल से तू और तेरा छोकरा हीरा वहां काम करोगे। और हाँ, जब तक रुपया वसूल नहीं होता, ब्याज हर महीने 1 आना प्रति रुपया लगेगा। महाराज, 1 आना ब्याज? ये तो बहुत ज्यादा है, और हम इस धूप में काम कैसे करेंगे? तो फिर जा किसी और से मांग ले। जब फूलमती की मिट्टी उठेगी तब अकल ठिकाने आएगी। यहाँ खैरात नहीं बट रही है। नंदू का कलेजा मुंह को आ गया। मिट्टी उठेगी, इन शब्दों ने उसे भीतर तक हिला दिया। नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए। मैं कल सुबह से ही बाग में पहुंच जाऊंगा। बस 5 रुपए दे दीजिए। ठाकुर नंदू को 5 चांदी के सिक्के दे देता है। नंदू सिक्के लेकर घर की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में उसे पंसारी की दुकान दिखी। उसने सोचा कि बीमार पत्नी के लिए थोड़ा सा गुड़ और हीरा के लिए 2 आने के भुने हुए चने ले ले। जैसे ही नंदू ने सिक्का पंसारी को दिया, वो सिक्के को देखकर कहने लगा, नंदू, ये सिक्का तो घिसा हुआ है, इसके बदले पूरा सामान नहीं मिलेगा। और हाँ, गुड़ के दाम बढ़ गए, गर्मी के कारण माल कम आ रहा है। साहब, ये ठाकुर जी के यहाँ से लाया हूँ, थोड़ा रहम कीजिए। पंसारी ने आधा अधूरा सामान उठाया और नंदू को दे दिया। नंदू जब घर पहुंचा तो उसकी हालत खुद भी एक बीमार जैसी थी। उसका सिर चकरा रहा था और पांव लड़खड़ा रहे थे। घर के पास पहुंचते ही उसने देखा कि हीरा दरवाजे पर बैठा रो रहा था। क्या हुआ बेटा? माँ कैसी है? बापू, माँ बोल नहीं रही। मैंने उसे पानी पिलाने की कोशिश की, पर उसने मुंह नहीं खोला। नंदू पागलों की तरह अंदर भागा। फूलमती का शरीर पीला पड़ चुका था और उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थी। उसने जल्दी से गुड़ का शरबत बनाया और फूलमती के मुंह में डाला। फूलमती ने थोड़ी सी हलचल की, पर उसकी आंखें नहीं खुली। तभी गांव के हकीम रामलाल वहां पहुंचे। उन्होंने फूलमती की नब्ज पकड़ी और ठंडी आह भरी। नंदू, बहुत देर कर दी। इसे सिर्फ दवा नहीं, अच्छी खुराक और ठंडी जगह की जरूरत है। इस झोपड़ी में तो इंसान क्या, परिंदा भी दम तोड़ दे। और हाँ, ये दवाइयाँ लिख रहा हूँ, लाकर खिला देना। रात भर इसके माथे पर गीली पट्टी रखना। हकीम चले गए। रात का अंधेरा घिर आया था, पर गर्मी वैसी ही थी। नंदू पूरी रात पंखा झलता रहा। उसके हाथ थक जाते, पर फूलमती की तकलीफ देखकर उनमें फिर से जान आ जाती। उसे याद आया कि कल सुबह उसे ठाकुर के बाग के में जाना है। उसकी अपनी देह में सामर्थ्य नहीं था, पर गरीबी ने उसे एक मशीन बना दिया था। ऐसी मशीन जो सिर्फ दूसरों के इशारों पर चलती थी। सुबह होते ही नंदू अपने बेटे से कहने लगता है, उठ बेटा, सूरज निकलने से पहले हमें बाग पहुंच जाना है। धूप चढ़ गई तो काम नहीं कर पाएंगे। बापू, क्या मुझे भी चलना होगा? माँ का ख्याल कौन रखेगा? ठाकुर साहब का हुक्म है बेटा, और माँ के पास पड़ोस की काकी को बोल आया हूँ। वो 1-2 बार देख जाएगी। चल, हिम्मत कर। बाप बेटा अपनी लोहे की कुदाल लेकर निकल पड़े। गांव के बाहर ठाकुर का वो बाग था, जिसे बाग कहना हरियाली का अपमान था। वो बंजर जमीन का एक टुकड़ा था। ठाकुर जी चाहते थे कि यहाँ की खुदाई हो जाए, ताकि आने वाले सालों में यहाँ आम के पौधे रोपे जा सकें। नंदू ने पहली कुदाल जमीन पर मारी। तन, एक तीखी आवाज हुई और लोहे की कुदाल पत्थर से टकराकर वापस लौट आई। नंदू के हाथों में झंझनाहट हुई। ये मिट्टी नहीं है हीरा, ये तो पत्थर का सीना है। यहाँ हल नहीं चल सकता।
यहाँ तो बस जान ही खप सकती है। 2 घंटे बीतते बीतते सूरज आसमान के बीचों बीच आ गया। जेठ की धूप अपनी पूरी ताकत के साथ धरती पर उतर आई थी। नंदू की कमीज पसीने से भीगकर शरीर से चिपक गई थी। हीरा अपने पिता से कहने लगा, बापू, गला सूख रहा है, अब और रुका नहीं जाता। क्या मैं पास वाले कुएं से पानी ले आऊं? नहीं बेटा, वो ठाकुर का कुआं है। कल देखा था ना उन्होंने कैसे दुत्कारा था। थोड़ी देर और रुक जा। जब गांव का चरवाहा मवेशियों को लेकर तालाब पर जाएगा तो हम भी वहीं पी लेंगे। दोपहर के 2 बजे लू और भी प्रचंड हो गई। ऐसा लगता था मानो हवा में किसी ने मिर्च झोंक दी हो। नंदू का सिर चकराने लगा। उसे अपनी आंखों के सामने काले धब्बे दिखाई देने लगे। नंदू थोड़ी देर के लिए पेड़ की छांव में जाकर बैठ गया। वो बैठा ही था कि उतने में ठाकुर आ गया। वो गुस्से नंदू से कहने लगा, क्यों रे नंदू, ये क्या तमाशा है? बैठ क्यों गया? अभी तो आधा बाग भी साफ नहीं हुआ। दोपहर ढल रही है और तेरी सुस्ती बढ़ रही है। महाराज, बहुत तेज चक्कर आ रहे थे इसलिए बैठ गया। थोड़ा दम ले लूं फिर शुरू करता हूँ। दम लेना है तो रात को लेना। यहाँ काम करने के पैसे दिए हैं, बैठने के नहीं। और तेरा ये छोकरा क्या कर रहा है? इसे कह कि झाड़ियों की जड़ें खोदे। अगर शाम तक ये कोना साफ नहीं हुआ तो फिर देखना मैं क्या करता हूँ। ठाकुर ये कहकर आगे बढ़ गया। नंदू ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और फिर से कुदाल उठाई। दर्द की एक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई, पर भूख और कर्ज का दर्द उस जिस्मानी दर्द से कहीं बड़ा था। दोनों बाप बैठे धूप में काम करते रहे और शाम को जब वे घर लौटे तो घर के बाहर सन्नाटा था। नंदू का दिल डूबने लगा। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि फूलमती जमीन पर पड़ी है और पड़ोस की काकी उसके मुंह में पानी की बूंदें टपका रही है। नंदू, ये तो बहुत कमजोर हो गई है। हकीम ने कहा था कि इसे फल का रस देना, पर यहाँ तो सूखी रोटियां भी मयस्सर नहीं है। ऐसे में फल का रस कहाँ से लाएं? नंदू ने काकी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अपनी पत्नी की हालत देखकर वो रोना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, क्योंकि शरीर का सारा पानी तो पसीने बनकर बह चुका था। पानी जो जीवन का पर्याय है, अब गांव में सोने से भी महंगा हो चला था। जिनके पास पैसा था उन्होंने कोसों दूर से बैलगाड़ियों पर पानी मंगवाना शुरू कर दिया था, पर नंदू जैसे लोगों के लिए तो केवल ईश्वर का भरोसा और अपनी आंखों के आंसू ही शेष थे। गली सुबह दोनों बाप बैठे फिर से ठाकुर के बाग पर पहुंच जाते हैं। काम करते करते हीरा का गला प्यास से सूख चुका था। वो अपने पिता से कहने लगा, बापू, अब सहा नहीं जाता। ऐसा लग रहा है जैसे पेट के अंदर आग जल रही है। क्या हम ठाकुर के उस ठंडे घड़े से एक घूंट भी नहीं ले सकते? नहीं बेटा, उस घड़े पर उनका धर्म बैठा है। हम गरीब हैं और गरीब की प्यास अपवित्र होती है। रुक, मैं जरा देखता हूँ कि कहीं कोई राहगीर पानी पिलाने वाला मिल जाए। तभी सड़क पर एक बैलगाड़ी आती दिखाई दी। उस पर पानी के बड़े बड़े मटके लदे थे। भगत भाई, जरा एक लोटा जल देना, इस मासूम की जान निकली जा रही है। नंदू भाई, मैं तो दे दूं, पर ये मटके जमींदार साहब की हवेली के हैं। अगर एक बूंद भी पानी कम हुआ तो मेरी मजदूरी काट लेंगे। और फिर तुम्हें पता है ना कि ठाकुर बद्री प्रसाद ने साफ मना किया है कि उनके किसी भी सामान को बिरादरी के बाहर का कोई भी व्यक्ति हाथ ना लगाए। भगत, तू भी तो इंसान है। देख, इस बच्चे के होंठ सफेद पड़ गए हैं। धर्म बड़ा है या किसी की जान? भगत का मन पसीज गया। उसने चुपके से एक छोटा सा कटोरा भरा और हीरा की ओर बढ़ाया। हीरा ने जैसे ही वो पानी पिया, उसकी आंखों में चमक लौट आई, लेकिन ये सुकून पल भर का था। तभी पीछे से ठाकुर का कारिंदा गिरधारी लाठी फटकाता हुआ आ गया। अबे ओ भगत, ये क्या धर्म कर रहा है? जमींदार साहब का पानी इस अछूत को पिला रहा है, और तू नंदू काम चोरी करने के लिए यहाँ खड़ा है। गिरधारी, तूने पानी फेंका है, किसी का खून बहाने जैसा पाप किया है। क्या तेरा भगवान इतना निर्दयी है कि प्यासे को पानी देने से नाराज हो जाएगा? ज्यादा जुबान मत चला नंदू, वरना इसी लाठी से तेरा सिर फोड़ दूंगा। जा अपना काम कर, और आज की तेरी दोपहर की छुट्टी रद्द की जाती है। अब तू यहीं धूप में मरे।
अपमान की आग जेठ की धूप से भी ज्यादा तेज थी। दोपहर हुई तो गांव में कोहराम मच गया। खबर आई कि तालाब के पास जो थोड़ा बहुत पानी बचा था उस पर जमींदार ने कब्जा कर लिया है। नंदू घर पहुंचा तो देखा कि फूलमती की हालत और भी बिगड़ गई है। फूलमती हिम्मत करके नंदू से कहती हैं, नंदू, वो देखो गंगा मैया बुला रही हैं। कितना ठंडा जल है, मुझे नहला दो, बहुत गर्मी लग रही है। नंदू ने एक कपड़े को मटके के उस कीचड़ नुमा पानी में भिगोया और फूलमती के शरीर पर फेरने लगा। उसे लग रहा था जैसे वो अपनी पत्नी को नहीं बल्कि जलती हुई लकड़ी को ठंडा करने की कोशिश कर रहा है। उसकी अपनी देह में अब जान नहीं थी। सुबह से उसने दाने का एक टुकड़ा तक नहीं चखा था। तभी उसे याद आया कि उसके पास ठाकुर के दिए हुए वे 5 सिक्के हैं। उसने सोचा कि शायद गांव के दूसरे कोने में जो मंगू रहता है उसके पास कुछ खाने को मिल जाए जिसे फूलमती को दिया जा सके। वो लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकला। गांव की गलियों में सन्नाटा था। लोग घरों के अंदर दुबके हुए थे, जैसे बाहर काल घूम रहा हो। मंगू के घर पहुंचा तो पता चला कि उसने अपनी दुकान बंद कर दी है। वो अब केवल खास लोगों को ही सामान दे रहा था। वो निराश होकर घर लौट गया। घर जाकर उसने देखा कि उसके बेटे हीरा का हाल बुरा था। बापू, प्यास, छाती में जलन हो रही है, जैसे किसी ने जलता हुआ कोयला अंदर रख दिया हो। धैर्य रख मेरे लाल, आज मैं बाग नहीं जाऊंगा। आज मैं उस नीलहे साहब के बंगले की ओर जाऊंगा। सुना है वहां नहर का पानी आता है, शायद वहां से कुछ मिल जाए। नंदू ने एक मटका उठाया और तपती पगडंडी पर चल पड़ा। नीलहे साहब का बंगला गांव से 3 कोस दूर था। रास्ता इतना वीरान और तप्त था कि ऐसा लगता था जैसे साक्षात यमराज अपनी जीभ फैलाए खड़े हों। नंदू का अपना सिर चकरा रहा था, पर पिता का हृदय उसे ढकेल रहा था। जैसे ही वो बंगले के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां पहरा कड़ा है। नंदू पहरेदार से कहने लगा, भैया एक मटका पानी दे दो, घर में बेटा प्यास से दम तोड़ रहा है। हट यहाँ से, साहब का हुक्म है कि कोई भी देहाती अंदर ना आए। ये पानी साहब के घोड़ों और कुत्तों के लिए है। जा तालाब में देख। घोड़ों के लिए है? क्या इंसान की जान जानवर से भी सस्ती हो गई? नंदू को वहां से धक्के मारकर निकाल दिया गया। वो अपमान का जहर पीकर वापस लौटने लगा। रास्ते में उसे ठाकुर बद्री प्रसाद का वही कुआं दिखा। वहां सन्नाटा था। दोपहर की वजह से पहरेदार भी कहीं छाया में सो रहे थे। नंदू के मन में एक बिजली कौंधी, मर्यादा या जान। उसने अपनी पूरी जिंदगी नीच होने के डर और छुआछूत की बेड़ियों में गुजार दी थी, पर आज उसके सामने हीरा का चेहरा था। उसने चुपके से कुएं की जगत पर कदम रखा। उसके पैर कांप रहे थे। उसे लगा जैसे सदियों पुरानी परंपराएं उसे पीछे खींच रही हैं। उसने डोल कुएं में डाला। जैसे ही उसने डोल ऊपर खींचा, पीछे से एक दहाड़ सुनाई दी। पकड़ो, पकड़ो इस पापी को, इसने मेरा कुआं अपवित्र कर दिया। नंदू भाग सकता था, पर वो मंत्रमुग्ध होकर उस मटके में भरे साफ पारदर्शी पानी को देख रहा था। ठाकुर के कारिंदों ने उसे पकड़ लिया, मटके का सारा पानी फेंक दिया। उसकी नजरें उस गीली मिट्टी पर टिकी थीं, जहां पानी गिरा था। तेरी ये हिम्मत नंदू, तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। अब इस कुएं की शांति करानी होगी। सैकड़ों रुपए खर्च होंगे, वो सब तेरे सिर मना जाएगा। महाराज, आपका धर्म इतना छोटा है कि एक प्यासे के हाथ लगाने से टूट गया। मेरा धर्म तो कल ही मर गया था, जब मैंने अपनी पत्नी को तड़पते देखा। लीजिए, मार लीजिए, पर याद रखिए, जब ईश्वर हिसाब मांगेगा तो वो ये नहीं पूछेगा कि कुआं किसका था, वह पूछेगा कि प्यासा कौन था। नंदू को अधमरा करके छोड़ दिया गया। वो घिसटते हुए घर पहुंचा। जब वो घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि हीरा बदहवास होकर जमीन पर पड़ा है। हीरा, बेटा, आंखें खोल, देख मैं आ गया। हीरा ने धीरे से आंखें खोली। उसके होठ पूरी तरह नीले पड़ चुके थे। उसने अपने पिता के चेहरे पर लगे चोट के निशान देखे और रोने लगा। अपने बेटे को रोता देख नंदू ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने समझ लिया कि इस गांव में रहकर वो न फूलमती को बचा पाएगा
और ना हीरा के भविष्य को। नंदू अपनी पत्नी से कहने लगा, फोरमती, उठ, हमें यहाँ से जाना होगा। यहाँ रहकर तुम कभी ठीक नहीं हो पाओगी। नंदू ने अपनी फटी हुई पोटली में फूलमती की एक पुरानी साड़ी, हीरा का एक फटा कुर्ता और वो मिट्टी का खाली मटका बांध लिया। फूलमती का शरीर इतना हल्का हो गया था मानो वो केवल हड्डियों का एक ढांचा मात्र रह गई हो। हिम्मत कर फूलमती, बस थोड़ा दूर। गांव की सीमा पार कर ली तो फिर कोई हमें अछूत कहकर पानी के लिए नहीं मारेगा। शहर में सुना है कि बड़े बड़े नल लगे हैं जहां सबको पानी मिलता है। नंदू, क्या हम फिर कभी वापस नहीं आएंगे? मेरा मायका, ये खेत, सब छूट जाएगा। जो धरती अपने बच्चों को पानी की एक बूंद न दे सकी, वो माँ नहीं हो सकती। चल हीरा। तीनों अंधेरे में साए की तरह गांव की गलियों से गुजरने लगे।